हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग 8th साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कंडीशन आपको नहीं चाहिए मेज को ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो इफ यू विल लुक क्लोजली आपको पता चल जाएगा कि जो मेज होता है वो क्या है। मेज आपका एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए और रबी क्रॉप जो होती है उसके लिए आपको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली आप देखते समझ गए होंगे कौन सी चीज यहाँ पे सेट नहीं बैठ रही है, क्योंकि खरीफ क्रॉप के टाइम पे बारिश भी बहुत होती है। सो लो टेम्परेचर इज समथिंग जो रबी को चाहिए, खरीफ को नहीं चाहिए, यानी मेज को नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग लो टेम्परेचर पे टिक लगा देंगे बिकॉज इट इज नॉट नीडेड। नाउ अगर मैं बात करूं, प्रोपगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग, जैसे कि आपको पता है जिंजर जो होता है वो स्टेम से ग्रो होता है, यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि वो जमीन के अंदर उगता है। तो कई लोगों को लगता है रूट है, बट इट इज नॉट, एक्चुअली वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। सो जिंजर इज ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, जो कि कैसे प्रोपगेट करिए, बाय स्टेम कल्टीवेशन, बाय राइजोम कल्टीवेशन। सो इसको कैसे बनाया गया है, जिंजर इज मॉडिफाइड अंडर स्टेम विच इज प्रोपगेटेड वेजिटेबली बाय राइजोम कल्टीवेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज करके इसको ग्रो किया जाता है, ना ही रूट्स के थ्रू, ना ही लीव्स के थ्रू, ना ही सीड्स के थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो स्टेम हुआ, दैट इज राइजोम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, कौन सी चीज आपको लग रही है कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में सही नहीं है। चार ऑप्शन है कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक करता है सॉइल की, ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, टेक्सचर इंप्रूव करता है सॉइल का, फिर एक कह रहा है इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सो ये स्टेटमेंट कतई गलत है। रीजन भी कि अगर हम मेन्योर एंड फर्टिलाइजर को हम कंपेयर करते हैं तो हमें हमेशा ये बात याद रहती है, जो फर्टिलाइजर है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। प्लस इट्स फर्टिलाइजर इज समथिंग जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, लेकिन मेन्योर के अंदर आपको सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। लेकिन स्टिल कई लोग मेन्योर से फार्म हुई हुई सब्जियों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि मेन्योर काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, प्लस इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं हुआ। So this statement is entirely wrong about the organic manure, that it has a balance of all plant nutrients. Now, the term used for the process of separation of grains from the chaff is, जो टर्म हम यूज करते हैं ग्रेन को शाफ से अलग करने के लिए, वो क्या है? सीविंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग। ऐसी कौन सी टर्म है जो वी यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ? तो अगर ग्रेन और शाफ को सेपरेट करना है तो उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है जो आपने 6th क्लास में भी पढ़ी थी, दैट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो उसके छिलके होते हैं उसमें से जो एडिबल पार्ट है वो अलग हो जाता है, उसको जमीन पे एक फ्लैट सरफेस पे हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो सेपरेट आउट होता है। आजकल क्योंकि बहुत एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी है, तो आजकल एक मशीन यूज होती है विच इज कंबाइन, जो कि हार्वेस्टर, जिसमें हार्वेस्ट भी हो जाता है और थ्रेशिंग भी हो जाती है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। नाउ आपको स्टेटमेंट रीड करनी है, सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन, प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, इरिगेशन इंप्रूव सॉइल टेक्सचर। तो आपको ये याद रखना है, वो कह रहा है कि सीड्स के लिए आपको पानी चाहिए, मतलब ये कह रहा है सीड्स उगाने के लिए आपको वाटर की जरूरत है। प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डिसॉल्व फॉर्म में, यानी न्यूट्रिएंट जब वाटर के साथ मिक्स होगा तब आपका जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इरिगेशन से आप क्रॉप को फ्रॉस्ट या फिर एयर करंट से बचा सकते हो। इरिगेशन सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव कर सकता है। कौन सी स्टेटमेंट आपको ये शो कर रही है कि हमें क्रॉप को इरिगेट करना है? चार ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 and 2, स्टेटमेंट 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 and 4 and 1 and 3। सो अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दो स्टेटमेंट हैं जो इरिगेशन की जरूरत की तरफ इशारा कर रही है कि जो सीड्स है उसको पानी चाहिए, दूसरा प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक है, सो ये दोनों स्टेटमेंट अगर साथ में आ गई तो ये शो कर रही है कि आपको क्रॉप के इरिगेशन की जरूरत है, इसीलिए हेंस द आंसर इज ए पार्ट। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड फ्रॉम द फील्ड? कौन सा टूल एक फार्मर यूज करेगा अगर उसको वीड रिमूव करना है? तो ये तो बहुत ही आसान आंसर हो गया कि हो यूज करेगा, एक सिंपल टूल है जो बीज को रिमूव करने के लिए यूज होगा। ठीक है, सॉइल को लूज करने के लिए भी। कई लोग प्लो जो होता है, प्लो से क्या करते हैं, उसमें ऊपर नीचे तो कर देते हैं, टिलिंग वगैरह कई लोग कर देते हैं, बट मोस्टली इट इज हो एंड एक्स एंड कल्टीवेटर का यहाँ पे कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर से कट करते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट द फर्टिलाइजर?
नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर। तो दे इंक्रीज द यील्ड, ये तो बिल्कुल सही बात है कि वो यील्ड इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप फर्टिलाइजर को ज्यादा यूज करोगे तो जो सॉइल का बैलेंस है न्यूट्रिएंट का वो बिगड़ सकता है। इसको देखते हैं अभी। दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल सही है, थोड़ा से अमाउंट में यूज करते हैं। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल सही है। सॉरी, ये बिल्कुल गलत है जिसे बोलना चाहिए। और अगर मैं बात करूं, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं एंड एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। दोनों स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं। कह रहा है कि अगर आप फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा यूज करोगे तो सॉइल का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो अगर आप गौर करो, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए कई लोग मेन्योर प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे सॉइल का बैलेंस मेंटेन रहता है। तो इस पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या फिर इसको हम बोल देते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि फर्टिलाइजर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें हम कई तरह के केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो आगे जाके पोल्यूशन को जन्म दे सकते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर है दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वो सही नहीं है फर्टिलाइजर के बारे में, इसलिए हमने डी पे क्लिक कर दिया। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड ऑन क्रॉप प्लांट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं कि वीड्स के क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं क्रॉप प्लांट पे। 4 हैं। हार्वेस्टिंग के साथ इंटरफेयर करते हैं, उनकी वजह से क्रॉप प्लांट जल्दी ग्रो कर जाता है। दे compete with crop plant for water, nutrient, space and light. They affect the plant growth. तो अगर आप गौर करो इस पे, ये बात फिर भी सही है, ये तो बिल्कुल ही सही है कि क्रॉप प्लांट के साथ compete करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट के लिए, प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ये भी सही है। तो एक पॉइंट है जो बिल्कुल सेट नहीं बैठा, दैट इज दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दी। वो हेल्प करते हैं क्रॉप प्लांट को हेल्दी ग्रो करने में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, अगर आपको चूज कौन सी करनी है, जो इसके बारे में सही है। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट। अब आपको क्या करना है, चूज करना है कौन सी सही बैठ रही है, जो हार्मफुल इफेक्ट है एक्चुअली में। तो अगर आप देखोगे 1, 3 एंड 4 यहाँ पे सेट बैठेगा, क्योंकि 1 कह रहा है हार्वेस्टिंग के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, 3rd तो कह ही रहा है कि compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ, सबके साथ, 4th कह रहा है दे अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। तो ये सारे अगर सेट बैठ गए तो इसका आंसर 1, 3 एंड 4 हो गया। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, जिसमें सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है, वो किसके अंदर कंसिडर होगा? सो दैट वुड बी कंसिडर अंडर टिलिंग एंड प्लोइंग। टिलिंग एंड प्लोइंग के अंदर हम ये कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। मॉनसून सीजन हमारी कंट्री में कौन से मंथ से कौन से मंथ तक होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो हमारे जो कंट्री है उसमें मॉनसून सीजन इट इज बेसिकली फ्रॉम जून टू सितंबर। कहीं कहीं पे बहुत मई के एंड से बारिश शुरू हो जाती है, बट जनरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम जून टू सितंबर। उसके बाद थोड़ा सर्दी का मौसम आने लग जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। ऐसा सिस्टम जहां पे पानी हम सप्लाई करते हैं बूंद बूंद करके, कहाँ पे, कौन से सिस्टम में? अगर आपने ड्रिप इरिगेशन पढ़ा है, ये 7th में भी था, 6th में भी हल्का बहुत आइडिया आपको हो ही गया था। सो अगर आप देखोगे ऐसा होता है, यानी यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे सिस्टम इस तरह से मैनेज कर रखा है कि सपोज यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट यहाँ पे ग्रो करेगा और जो पानी है वो यहाँ तक जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो पानी इधर प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचेगा और वो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। सो ये सिस्टम ऑफ इरिगेशन जहाँ पे बूंद बूंद करके हम लोग रूट्स तक पहुंचाते हैं पानी, वो ड्रिप सिस्टम में आता है। इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी एफिशिएंट जहाँ पे वाटर शॉर्टेज होती है वहाँ के लिए, जहाँ पे हमें लगता है कि कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। सो यहाँ पे पानी कंजर्व होता है और पानी की वेस्टेज हम अवॉइड करते हैं क्योंकि बूंद बूंद पानी रूट्स में जा रहा है। ये बेस्ट टेक्निक है अगर आपको फ्रूट प्लांट, ट्रीज, गार्डन्स इन सब में डालना है। स्प्रिंकलर सिस्टम भी एक टेक्निक है जो यूज की जाती है, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम मोस्टली इट इज गुड फॉर द अनइवन लैंड, जो ऊपर नीचे का लैंड होता है, एकदम समतल नहीं होता, वहां पे यूज करते हैं। ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 12, pick out the odd one out from the following word given in the box and give reason for it. Plow, seed drill, hoe, chain pump, sickle. तो इन्होंने क्या बोला, आप इसमें से जो सबसे अलग आपको लग रहा है ना वो आप अलग कर लो, ठीक है, एंड उसका आपको रीजन भी देना है। ठीक है। तो इसने क्या बोला कि सीड ड्रिल यहाँ पे सबसे ऑड वन है जो ऊपर दे रखे हैं, क्योंकि बाकी अगर सबकी बात करें इट इज अ मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल and used to show seeds at uniform distance and to properly cover them with soil. So seed drill is something जो आजकल यूज हो रहा है, लेकिन वो
यूज इस हिसाब से हो रहा है क्योंकि वो आजकल का नया डिवाइस है। नया मतलब क्योंकि वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो एकदम मॉडर्न डिवाइस है, इसलिए हमने सीड ड्रिल को अलग कर लिया। बाकी प्लो हो, चेन पंप, सिकल, ये सब पुराने डिवाइस हैं जो आज भी यूज हो रहे हैं, बट ये बहुत मॉडर्न नहीं है। ओके, सो दैट इज द आंसर, सीड ड्रिल इज द आंसर। इफ यू आर गिवन अ ड्राई पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, व्हाट विल यू डू बिफोर सोइंग द सीड्स? तो इट्स वेरी इजी। अगर मुझे सॉइल मतलब पूरा कुछ भी उगाना है, तो माय फर्स्ट स्टेप वुड बी कि मैं सॉइल प्रिपरेशन करूंगी। मैं सॉइल को प्रिपेयर करूंगी कि उसके अंदर मैं सीड्स को सो कर सकूं। प्रिपरेशन ऑफ ड्राई सॉइल इंक्लूड एडिक्वेट वाटरिंग टू रिस्टोर द मॉइस्चर कंटेंट and then till and plow to allow growth of microbes and aeration. Finally, the soil is torn and its crumbs are leveled and manures are mixed. सिंपल सी बात है, सॉइल प्रिपरेशन मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। सॉइल प्रिपरेशन होने के बाद इसमें पानी दिया जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा कि प्रॉपर ग्रोथ हो, माइक्रोब्स हो, एरिएशन हो, सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। एंड देन सॉइल को टर्न करके जो भी चीज़ें हैं उसको लेवल अप करते हैं, मेन्योर मिक्स करते हैं, इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। द सॉइल इज रेडी फॉर सोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। जैसे ही सॉइल रेडी होगी उसके बाद हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज सोइंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यूजिंग गुड क्वालिटी सीड इज द ओनली क्राइटेरिया टू गेट हाई ईल्ड। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर सीड्स अच्छे हो गए तो ये थोड़ी है। उसके बाद आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है, सारे स्टेप्स का ध्यान रखना है, सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको ये गारंटी मिलेगी कि ईल्ड अच्छी होगी। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन इज द सेम इन द सेम फील्ड विल डिप्लीट द सॉइल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसने क्या बोला, अगर आप डिफरेंट क्रॉप उगाओगे अलग अलग सीजन में सेम फील्ड में, तो वो सॉइल ऑफ न्यूट्रिएंट को डिप्लीट करेगा? नो, फॉल्स। क्योंकि इससे एक्चुअली सॉइल एनरिच होगी, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आके मिलेंगे। डिफरेंट क्रॉप यूटिलाइजेस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स which permit the replenishment of used nutrition। इसकी वजह से फाइनली आपकी जो, जैसे कहना चाहिए ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब वापस रिप्लेनिश हो पाएंगे। इस मेथड को हम लोग क्रॉप रोटेशन भी बोलते हैं, जिसमें हमने एक पीस ऑफ लैंड पे सपोज पहले सीजन वीट उगाया, अगले सीजन में उस पर पी या फिर ग्राम उगा दूंगी, जिससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया काम करके उस सॉइल को नाइट्रोजन रिच बना देंगे। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Cells of root nodules of leguminous plant fix nitrogen? No, false. Why? Because यहाँ पे जो फिक्स कर रहा है वो कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो सेल्स में प्रेजेंट है रूट नोड्यूल्स के, वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। ठीक है, फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन मस्ट बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। ये स्टोरिंग आएगा, नॉट स्टोरिंग, सॉरी, दिस इज स्टोरिंग। सो अगर आप फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स लेते हो तो आप उसको पहले सुखाओगे। जैसे उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, तो मॉइस्चर कंटेंट कम होने की वजह से माइक्रोबियल इन्फेक्शन से आप बच सकते हो। ड्राइंग रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट इन ग्रेन्स, दस प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जितना ज्यादा आप उसको ड्राई करोगे, ड्राइंग से क्या होगा ना, मॉइस्चर कंटेंट कम होने की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म के आप अटैक से बचा सकते हो उसको। ठीक है, यू कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अटैक, दैट इज वन थिंग। नाउ आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ड्यूरिंग विच मंथ डू फार्मर ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया। तो इन्होंने क्या लिखा है कि जो फार्मर हैं वो मस्टर्ड को कहाँ पे उगाते हैं? अक्टूबर से मार्च के बीच में। क्योंकि मस्टर्ड, ऑब्वियसली बात आप देख के समझ गए होंगे कि वो एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप होने के चक्कर में मस्टर्ड को आप कहाँ पे उगाते हो? अक्टूबर से मार्च के बीच में। ठीक है, मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप दैट इज सोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर, विंटर की बिगिनिंग में, as they need low temperature and harvested at the end of the winter। और जैसे विंटर खत्म होती है उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो दैट इज वाई जो मस्टर्ड है वो हम अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाते हैं, बिकॉज इट्स अ रबी क्रॉप। नाउ विच एक्टिविटी ऑफ द फार्मर कैन प्रमोट ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स इन द फील्ड? प्लोइंग ऑफ द सॉइल। जब मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं सॉइल प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो सॉइल में स्पेस क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से एरिएशन, हवा लगती रहेगी, सॉइल लूज होती रहेगी, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड सर्वाइवल को प्रमोशन मतलब प्रमोट होता रहेगा, एंड अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। फाइनली जब ये सारी चीजें होती हैं, सॉइल लूज होती है, उसमें हवा जाती है, तो माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म भी धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, ग्रो करते हैं। नाउ
We will solve some short answer type questions. Bira wants to practice crop rotation in his field. Suggest a rabi crop and a kharif crop which will replenish his field with nitrogen. Which crop replenish nitrogen and why? So सबसे पहले तो हमें समझना है कि भैया ये नाइट्रोजन को प्लांट के क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है. देखो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, अगर मैं बात करूं, उसको प्लांट्स फिक्स नहीं कर सकते हैं. दे कांट फिक्स इट. ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली वो प्लांट्स फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको फिक्स इन द सेंस डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं. तो उन्हें किसी साथी की जरूरत होती है जिसकी हेल्प से वो, अगर मैं बोलूं प्लांट प्लस उनका साथी, जो इसको फिक्स कर सके, किसको, नाइट्रोजन को. तो यहाँ पे ये जो अगर प्लांट और बैक्टीरिया मिलके क्या करते हैं, जो जिसे कहते हैं ना हम लोग नाइट्रोजन, उसको फिक्स करते हैं, उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि फाइनली प्लांट्स उसको यूज कर सकें. सो रबी क्रॉप्स में अगर एग्जांपल चाहिए, पी प्लांट आप यूज कर सकते हो. खरी क्रॉप्स में, खरी देखो इसमें वीट, पी, मस्टर्ड अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो पी इज अ वेरी गुड, जिसे बोलना चाहिए आपको, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट. एंड सेम वे में यहाँ पे अगर मैं सोयाबीन बोल रही हूँ, सो इट्स अ वेरी गुड प्लांट टू फिक्स द नाइट्रोजन. तो इनको हम लोग, ये जो पी एंड सोयाबीन है वो लेग्यूमिनस प्लांट है, जिसके आपको रूट्स नोड्यूल में एक बैक्टीरिया मिलेगा जिसका नाम होता है राइजोबियम. और ये जो राइजोबियम होता है ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है. दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कैन रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द फील्ड एंड हेंस बीरा कैन इजीली प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन. ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये रिप्लेनिश कर देते हैं नाइट्रोजन को फील्ड के अंदर. इसीलिए बीरा यहाँ पे बोला है वो इजीली क्रॉप रोटेशन कर सकता है, यानी कि एक सीजन कुछ और उगाए, एक सीजन कुछ और उगाए, इस तरह से. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. मैच द एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूज गिवन इन कॉलम बी. जो ए में दे रखा है उसको बी के साथ आपको कंपेयर करना है. सो सबसे पहले यहाँ पे है ए, दैट इज सिकल. सिकल इस तरह का होता है ना. सो वो किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग. इट इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स की कटाई जब फाइनली कट हो गई उसके बाद यूज होता है. हु आपका प्लोइंग के लिए यूज होता है. ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम लोग सॉइल प्रिपेयर करते हैं तब यूज होता है. सीड ड्रिल आपका सोइंग के लिए यूज होता है. ऑब्वियसली बात है, सीड को हम लोग अंदर डालते हैं इसमें. सो दैट इज वन वे. एंड अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सी कर देते हैं इसको, और सी इज यहाँ पे स्प्रिंकलर. स्प्रिंकलर आपका इरिगेशन के लिए यूज होता है. क्यों, क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकल होता है पानी, और जब स्प्रिंकल होता है तो वो अनइवन लैंड पे भी आराम से इरिगेशन करवाने में मदद करता है. ठीक है, सो हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग मेच्योर क्रॉप. मैंने आपको सारे समझा दिए. हार्वेस्टिंग में हम क्रॉप को कट करते हैं सिकल की हेल्प से. प्लोइंग में हम सॉइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं, हो मेड ऑफ वुड और आयरन. सोइंग में हम सीड ऐड करते हैं. ठीक है, सीड ड्रिल को यूज करके. इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द फील्ड विच फेवर द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ द सीड. इरिगेशन में हम लोग फील्ड में पानी देते हैं जिससे जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ सीड्स को काफी हेल्प मिलती है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट आर ऑर्गेनिक फूड्स. अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक फूड्स क्या होते हैं, तो आजकल आप बहुत देखते होंगे टीवी पे, ये ऑर्गेनिक है, बहुत यूज करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कॉन्शियस एंड एवरीथिंग. सो ऐसे फूड जिसको हम लोग मिन्योर की, मतलब मिन्योर डाल के उगाते हैं, उसमें फर्टिलाइजर नहीं होता, उसमें हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं करते, मिन्योर डाल के हम लोग उगाते हैं, ऐसे फूड्स को हम लोग ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं. ठीक है, एंड सच फूड्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक फूड. Now crossword puzzle from the word puzzle game as figure was given in as figure. Find at least 8 word which are farmers friend. आपको एटलीस्ट 8 वर्ड ढूंढने हैं जो बता रहे हैं कि फार्मर्स के फ्रेंड हैं, और क्लासीफाई देम इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके ना मिल जाएंगी अगर आप देखोगे. ये एक्टिविटी है विच यू कैन परफॉर्म एज पर यू लाइक, मतलब जितना आपको लगे आप उस अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे सीड है, जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे ये सीड हो गया, ये नॉन लिविंग में आ गया है ना. सो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. ये सारा सॉल्यूशन आपको दे रखा है विच यू कैन यूज, एंड डिफरेंट चीजें जो हेल्प कर सकती हैं. नेम द टूल यूज्ड विद अ ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड्स इन द फील्ड. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टूल. तो जो चीज बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सीड्स को सो करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ताकि सीड्स को हम यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे सो कर सकें. यूनिफॉर्म मतलब ऐसा ना हो कि 2 सीड्स पास में है फिर एक अलग है, एकदम बराबर डिस्टेंस पे हम सो कर सके. ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द सीड ड्रिल.
बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ सीड ड्रिल द प्रोसेस वॉज मैनुअल. जब तक हमने सीड ड्रिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया था ये प्रोसेस मैनुअल था. मैनुअल मतलब हाथों से किसान करते थे, बट फाइनली किसानों ने मशीन यूज करना शुरू कर दिया. एडवांटेज क्या होते हैं सीड ड्रिल के? सॉरी. सीड्स आर सोन एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस एंड डेप्थ टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग. यानी कि आप सीड्स को थोड़ा अलग अलग बोते हो ताकि साथ में आके ओवरक्राउडिंग ना हो जाए, इक्वल डिस्टेंस पे या यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे रहे. ठीक है. आफ्टर सोइंग सीड्स आर कवर्ड बाय सॉइल विच प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड. जब आपने उनको सो कर दिया उसके बाद सीड्स को हम सॉइल से कवर कर देते हैं. सीड्स आर कवर्ड बाय सॉइल से कवर कर दिया ताकि वो प्लांट्स उसको खाते, मतलब जो भी एनिमल्स बर्ड्स हैं उसको खाए ना सीड्स को. टाइम और लेबर बचाता है ऑब्वियसली ये. और दूसरी चीज यहाँ पे ना ज्यादा होती है थोड़ी सी क्रॉप रेशियो. यील्ड मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ, तो इसको यूज करने से प्रोडक्शन अच्छा रहता है, प्लस डेप्थ भी एकदम इक्वल जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. ठीक है. नाउ नेम द प्रैक्टिस फॉलोड फॉर अ लार्ज रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स. लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स. कौन सी प्रैक्टिस यूज होती है? उसके अलावा व्हाट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू फार्म एनिमल. सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बोलते हैं. एनिमल हस्बेंड्री. क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. जिसमें जो एनिमल्स है उनको पालन पोषण, उनका ध्यान रखना, उनका आपस में ब्रीड करवाना ताकि वो आगे और बच्चे करें, और जो इम्प्रूवमेंट है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का वो सब ध्यान रखते हैं. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक्स लाइक काउज, बफेलो, पिग, हॉर्सेज एंड शीप. ये प्रैक्टिस है किस चीज के लिए? ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक्स. किस चीज के लिए? फिर से सुनिए. ब्रीडिंग एंड रेजिंग यानी आप क्या करोगे? काउस को, लाइफ स्टॉक जो है, बफेलोज, इन सबको आप पालोगे, पोसोगे, उनको उनका सबका ध्यान रखोगे, ब्रीड करवाओगे. एंड इस सब के लिए बहुत मैनेजमेंट चाहिए, केयर चाहिए ताकि आप लाइफ स्टॉक्स का ध्यान रख सको. द एनिमल और लाइफ स्टॉक इन एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस शुड बी प्रोवाइडेड विद. आप क्या करते हो? शेल्टर फैसिलिटीज देते हो, फूड एंड वाटर देते हो, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस देते हो, मेडिकल फैसिलिटीज देते हो. जब ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करा देते हो तो उसके बाद क्या होता है ना, फिर आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है ये एनिमल, मतलब ऐसा नहीं कि बस पाल लिया, हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई से लेके A to Z एवरी सिंगल थिंग. ना कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग क्रॉप्स इनटू खरीफ एंड रबी क्रॉप एंड राइट इन द टेबुलर कॉलम गिवन below. Maize, paddy, mustard, pea, gram, wheat, groundnut, cotton. So the crop which are sown in the rainy season, जो जून से सितंबर तक ग्रो की जाती है मोस्टली रेनी सीजन में, वो खारिफ क्रॉप होती है. जो सर्दियों में ग्रो की जाती है वो रबी क्रॉप होती है. ठीक है. और अगर आप ध्यान देखोगे तो खारिफ एंड रबी क्रॉप कैन बी ग्रुप्ड एज, मतलब यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसके थ्रू आप उसको ग्रुप कर सकते हो. ठीक है. नाउ अब कुछ लॉन्ग जिसके आंसर्स हैं ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. डिस्पाइट फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन अ फार्मर क्रॉप फेल टू गिव गुड यील्ड. गिव द पॉसिबल रीजन फॉर दिस. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. कह रहा है कि एक फार्मर ने, अच्छा क्लाइमेट कंडीशन था तब भी उसकी यील्ड बहुत अच्छी नहीं हुई, जो प्रोडक्शन हुआ क्रॉप का बहुत अच्छा नहीं हुआ. क्या रीजन हो सकता है इसका? इफ डिस्पाइट फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन फार्मर क्रॉप फेल टू गिव गुड यील्ड, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिलेक्शन ऑफ क्रॉप ढंग से नहीं हुआ है, उसने क्रॉप्स को ढंग से सेलेक्ट नहीं किया. ही डिड नॉट यूज गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स. अच्छे सीड्स नहीं यूज किए गए. उसकी जो फील्ड थी वो बहुत ही वेल इरिगेटेड नहीं थी, पानी अच्छे से नहीं प्रोवाइड किया था. ठीक है. उसके अलावा मतलब देयर आर मेनी पार्ट विच यू कैन से. एंड मेन्योर फर्टिलाइजर्स वर नॉट टाइमली एंड प्रॉपरली अप्लाइड. अच्छे से मेन्योर फर्टिलाइजर शायद नहीं लगाए गए जिसकी वजह से उसका प्लांट जो था वो ढंग से नहीं होगा, जो मतलब जो उसकी क्रॉप थी अच्छे से नहीं होगी. वीड्स को रिमूव नहीं किया गया तो वीड्स जबरदस्ती न्यूट्रिएंट लेते रहे क्रॉप्स का. सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस पे ग्रो नहीं किया गया. सॉइल को बहुत अच्छे से प्लो नहीं किया गया. सो देयर कुड बी वेरियस रीजंस जिसकी वजह से आप कह सको कि भाई इस वजह से उसकी क्रॉप फेल हो गई. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एज अ इको पार्ट क्लब एक्टिविटी स्टूडेंट वर आस्क्ड टू रेज अ किचन गार्डन इन द स्कूल प्रीमिसेस. They were provided with some material given in the box. This is the other material you would require. How will you plan the garden? Write the steps. So this is something which is like आपका thinking based questions में आ जाता है. क्या क्या करोगे आप? कंपोस्ट बनाओगे, आप मेन्योर बनाओगे. ठीक है. उसके बाद आप सॉइल को डग करोगे, लेवलिंग करोगे स्पेड की हेल्प से.
सीड्स को सो करोगे, सेलेक्ट करोगे सीडलिंग, मतलब ये सब चीजें आप प्रैक्टिस के साथ सीखोगे. दिस इज समथिंग नॉट जो आप लर्न करो, दिस इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड बाय डूइंग. ठीक है. पैडी एक मेजर सीरियल क्रॉप है हमारी कंट्री में. इन विच सीजन इज पैडी कल्टिवेटेड? डिस्कस द मेथड ऑफ सोइंग. What measure must be taken to prevent spoilage and insect attack of harvested grains? पैडी को रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं क्योंकि वो एक खारिफ क्रॉप है. ठीक है. पैडी इज कल्टीवेटेड इन रेनी सीजन क्योंकि वो एक खारिफ क्रॉप है. पैडी को सो करने के लिए पहले उसको नर्सरी में ग्रो करना पड़ता है. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? पहले नर्सरी में, फिर फील्ड पे ग्रो करने को. जितने बच्चों ने वीडियो देखी होगी वो समझ गए होंगे. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है. ट्रांसप्लांटेड करते हैं हम, प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं. दिस अलाउ अस टू सेलेक्ट सीडलिंग विच कैन सर्वाइव इन हार्शर इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन. ये हमें अलाउ करते हैं सेलेक्ट करने का सीडलिंग्स जो कि हार्श इन्वायरमेंट कंडीशंस में सर्वाइव कर सके. ठीक है. ये एक चीज हुई. मेजर जो आप ले सकते हो टू प्रिवेंट स्पॉइलेज और डैमेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट अटैक, कि भैया जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं उस पर इंसेक्ट अटैक ना करें. क्या कर सकते हो? एक्सपोजिंग देम इन सनलाइट, क्योंकि अगर धूप में रहेंगे तो सूख जाएंगे और फाइनली मॉइस्चर चला जाएगा. नीम लीव्स ऐड करी जाती हैं ताकि डैमेज ना हो, क्योंकि नीम लीव से ना पेस्ट दूर भागते हैं. स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट और ऑल्सो अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग क्रॉप फ्रॉम पेस्ट. कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड होती है जिससे क्या होता है, क्रॉप्स जिसे कहते हैं ना प्रिवेंटेड रहती है, कोई भी पेस्ट नहीं लगता है. फ्यूमिगेशन, यानी कि जहां पे भी रह रहे हैं वहां पे ये ध्यान रखना है कि वहां पे पहले से हम जिसे कहते हैं छिड़काव करवा लेते हैं जिससे कि सीड्स वगैरह खराब ना हो. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. अगेन दिस क्वेश्चन इज देयर. आपको बताना है कि क्या क्या है. तो ये सिलॉज वर्ड बना रहा है. एज यू कैन सी, दिस विल फॉर्म थ्रेशिंग, दिस विल फॉर्म योर इरिगेशन, दिस विल फॉर्म रिवर. सो ये सब आपके एक्टिविटी के क्वेश्चन है. एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. सो okay, ये question is also your thinking based, but let me cover it this question for you. So given below is a conversation between two farmer Hira and Bira. Hira brother Bira, your maize crops look beautiful. Hira brother Meera जो है वो कहता है कि ब्रदर बीरा तुम्हारी जो मेज क्रॉप है बहुत सुंदर लग रही है, बहुत जल्दी उग गई है. तो बीरा कहता है हाँ मैंने उस पर यूरिया स्प्रे किया है. व्हाट अबाउट यू? तो हीरा कहता है वेल मैं तो अभी भी उस पे जो ओल्ड काउ डंग है, मतलब गाय का गोबर यानी मेन्योर इन शॉर्ट, उस पर डिपेंडेंट हूँ. मैं ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूँ. सो इसने क्या बोला? बीरा कहता है कि सही बात है, ट्रैक्टर से पैसे और टाइम बहुत बचेगा, मतलब लॉट्स ऑफ टाइम एंड लेबर, मेनली मेहनत बचेगी. पैसा तो एक बार जाएगा ही बट मेहनत आपकी और टाइम बहुत बचेगा. हीरा कहता है हाँ बहुत लेबर इंटेंसिव वर्क है, बहुत काम करना पड़ता है और क्योंकि वीड्स आ गए हैं तो ये भी चक्कर है. तो बीरा कहता है ट्राई वीडीसाइड, दे आर वेरी इफेक्टिव. अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. लिस्ट द प्रैक्टिसेस विच आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड व्हाई. कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है? सो बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस नहीं है वो है फर्टिलाइजर्स यूज करना, पेस्टिसाइड्स यूज करना, वीडीसाइड्स यूज करना, अदर केमिकल सब्सटेंसेस यूज करना जो कि हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दैट कैन पोज हेल्थ हैजार्ड. ठीक है. सो इसने क्या लिखा है? ये तो चलो हेल्थ हैजार्ड हो गया. ट्रैक्टर दो सेव्स लेबर एंड टाइम बट कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन. ट्रैक्टर टाइम बचाएगा, लेबर बचाएगा, लेकिन एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा. ठीक है. बट ऑब्वियसली अगर शहरों के कंपैरिजन में कंपेयर करोगे तो कुछ भी नहीं है. ठीक है. मॉडर्न एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स जो होते हैं वो टाइम भी बचाते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, एक्यूरेसी, सारी चीजों में बेनिफिट होता है. तो ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर कोई नया मॉडर्न चीजें यूज कर रहा है पुराने की जगह तो वो गलत है. नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है. द एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड इज 2,4-D. ये वीडीसाइड का एग्जाम्पल है क्योंकि उसने पूछा है कि एक वीडीसाइड बताइए क्या प्रिकॉशन रखना होता है. जब भी कोई वीडीसाइड यूज करता है उसको अपना फेस कवर करना पड़ता है बिकॉज वीडीसाइड्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं विच कैन डैमेज द पर्सन, इम्यूनिटी या उस पर्सन को डैमेज पहुंचा सकते हैं. इसीलिए वीडीसाइड्स के टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपना नोज एंड माउथ एवरीथिंग यू विल कवर. ठीक है. एक्सेसिव यूज हार्मफुल है, हेंस आपको क्या करना है? एप्लीकेशन ऐसे केमिकल्स को बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है. क्वेश्चन 29 फॉर डिस्कशन. दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों को क्या करना है? डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी, अवर कंट्री स्टिल हैज अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन गोइंग हंग्री एंड malnourished. Do you think an efficient crop production mechanism is the only solution to this? Discuss in the class what else need to be done to root out hunger and malnutrition from our country. So यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हम हंगर और माल न्यूट्रिशन यानी जो बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन या
वो उनको न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, कमज़ोर हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, वो कैसे कर सकते हैं। हाई फील्ड सीड्स फॉर प्लांटिंग, आप क्या करो, अच्छे जो सीड्स मतलब हैं उनको सेलेक्ट करो। क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को मैनेज करना है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ केमिकल, मिन्योर, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें फार्मर्स को दी जानी चाहिए। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, उनका क्रॉप करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है इनफैक्ट, क्रॉप्स काट ली, हार्वेस्ट कर ली, इतनी मेहनत करी, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन में गड़बड़ी हो गई, तो फाइनली इट विल नॉट बी यूजफुल। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना फार्मर्स पे भी प्रेशर पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन के लिए हर एक सेक्टर पे फर्क पड़ेगा। तो पॉपुलेशन इज नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट वो कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज दैट इज वन थिंग, राइट। उसके अलावा आपको आंसर यहाँ दिख ही रहे हैं, दीज आर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। Terms related to agriculture practices are given below. Rearrange them in the correct sequence: harvesting, sowing, manuring, tilling, plowing, irrigation, weeding. The correct sequence in the series of agriculture practices is tilling and plowing, sowing, manuring, irrigation, weeding, harvesting. सबसे पहले आप soil prepare कर रहे हो, फिर आप सीड्स को बो रहे हो, फिर आप उसमें खाद डाल रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो, वीड मतलब हटा रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो। सो दीज ऑल द थिंग्स, ये आपको ध्यान रखनी है, दीज आर द स्टेप्स जो काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स इट। इस पूरी वीडियो में हम लोग जितने भी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन थे हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी प्लेलिस्ट के लिंक देती हूँ, बट आप ओवरऑल फिर भी चेक करा करिए प्लेलिस्ट, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।